हाँ तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे रिवर बोट प्रॉब्लम्स, है ना। उसमें मैंने 2 केस आपको बता दिए थे कि पार्टिकल या जो स्विमर या जो बोट है उसको ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है तो क्या कंडीशन होगी, थीटा कितना आएगा, और दूसरा मिनिमम टाइम में पहुंचना है तो थीटा कितना आएगा, जो कि 0 डिग्री आ गया था। मतलब रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर उसको तैरना चाहिए। खैर, मैं पहले थर्ड पॉइंट की तरफ जाने से पहले थर्ड केस की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है इस टॉपिक में, और मैं कहूंगा रिलेटिव मोशन का भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सबसे इंपॉर्टेंट एक ट्रिकी पॉइंट है, छोटा सा, ठीक है। उसको समझने से पहले कल का मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपको, ताकि जल्दी से इजीली हमें समझ में आ सके। ये हमारी रिवर हुआ करती थी, है ना। इस पॉइंट ए से मैं तैरना शुरू करता था और ये हम नॉर्मल ड्रॉ कर लिया करते थे, है ना। यहां से इस डायरेक्शन में रिवर फ्लो होती थी विद वेलोसिटी ऑफ वी आर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वी आर क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस डायरेक्शन में स्विमर या बोट कोई भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वेलोसिटी वी बी आर हम लिखा करते थे। वी बी आर मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, नॉट ग्राउंड। और ये पॉइंट मैंने लिया था बी, है ना, ठीक है। अब यहां इस वी बी आर के हमने ऐसे 2 कंपोनेंट कर लिए थे। एक कंपोनेंट तो ये था आपका वी बी आर, ये एंगल हमने थीटा कंसीडर किया था, तो वी बी आर कोस थीटा। और ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसका, ये कंपोनेंट हम लिखते थे वी बी आर साइन थीटा, ठीक है। और यहां पर ही इस वी आर को भी आप इंडिकेट कर लिया करो ताकि समझने में ये इजी हो जाए। क्लियर है। हाँ, हमने सबसे पहले इसका टाइम निकाल लिया था। इस रिवर की जो विड्थ थी वो मैंने कितनी ली थी, कैपिटल डी ली थी। तो टाइम जो है वो टाइम कितना आ जाएगा, डी अपॉन डी के ही अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट जो कि वी बी आर कोस थीटा हो जाएगा। और इसी से मैंने मिनिमम टाइम की भी वैल्यू बता दी थी, जो कि आई थी डी अपॉन वी बी आर, जो कि अपना पहला केस बन गया था कि नहीं। और थीटा आपका आया था एट एंगल थीटा, कोस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये मैक्सिमम होगा तभी तो ये टी मिनिमम होगा, और ये मैक्सिमम 1 होता है एट एन एंगल थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। मतलब रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो बोट है उसको तैरना चाहिए अगर उसको मिनिमम टाइम में क्रॉस करनी है तो। इसमें आप एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, जैसे ये रिवर है, ठीक है, ये पॉइंट ए से तैरना शुरू करता है तो इसको इस डायरेक्शन में तैरना शुरू करना पड़ेगा विद वेलोसिटी ऑफ वी बी आर। इस डायरेक्शन में ये तैरना शुरू करेगा, इधर वेलोसिटी ऑफ रिवर है तो ये ऑपोजिट पॉइंट पे कभी नहीं पहुंचेगा अगर मिनिमम टाइम की बात कर रहे हैं तो, है कि नहीं। ये ऑपोजिट पॉइंट बी पर कभी नहीं पहुंचेगा, ये इधर कहीं पे जाके लैंड करेगा। क्यों, क्योंकि इसको नदी उधर बहा के ले जाएगी, ये रिवर उधर बहा के ले जाएगी, क्योंकि ये भी तो अपना इफेक्ट दिखाएगी थोड़ा बहुत। तो ये पॉइंट सी पर जाके पहुंचेगा, लेकिन टाइम मिनिमम लगेगा। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना हमने कल समझा था। नेक्स्ट, अगर इसको ऑपोजिट पॉइंट पर ही पहुंचना है, भाई इसने तो जिद कर ली कि नहीं मैं मिनिमम टाइम से, मेरे पास बहुत टाइम है, मेरे पास टाइम की कमी नहीं है, मुझे तो पहुंचना ही बी पर है, कोई इंतजार कर रहा है मेरा, पॉइंट बी पर कोई इंतजार कर रहा है मेरा, तो मैं तो बी पर पहुंचूंगा, मैं तो ऑपोजिट पे पहुंचूंगा। तो अगर वो इधर तैरना शुरू करे तो क्या बी पे पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि नदी भी जिद्दी है, कहेगी मैं भी तेरे को बहा के ले जाऊंगी, तो ये इसको इधर बहा के ले जाएगी तो बी पे तो नहीं पहुंचेगा अगर परपेंडिकुलर तैरना शुरू करता है तो, लेकिन मिनिमम टाइम में जरूर पहुंच जाएगा। तो एक तरीका तो ये है कि ये यहाँ पे इसका जो भी इंतजार कर रहा है इसको ये बोल दे कि तू थोड़ा सा, इसको फिजिक्स आती हो अच्छे से, तो ये पहले ही कैलकुलेट कर ले कि मैं कितनी ड्रिफ्ट, ये ड्रिफ्ट होती थी ना, कितनी मेरी ड्रिफ्ट कितनी होगी, मैं उसको पहले ही उतना आगे जाने के लिए बोल दूं, और मुझे भी मिनिमम टाइम लगेगा, थोड़े टाइम उसको भी लगेगा, वो वहां पहुंच जाएगा, दोनों जल्दी से मिल लेंगे, मेल मिलाप कर लेंगे, है ना। लेकिन इसको मिनिमम टाइम की फिक्र नहीं है, टाइम की कमी नहीं है, इसको पहुंचना बी पर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको इस नॉर्मल से कुछ एंगल पर तैरना शुरू करना चाहिए।
अगर ये नॉर्मल से कुछ एंगल पर तैरना शुरू करेगा तो हो सकता है ये बी पर, हो सकता है, ये भी जरूरी नहीं है, हो सकता है कि ये बी पर पहुंच जाए। उस केस में ड्रिफ्ट जीरो हो जाएगी। तो दूसरा जो केस हमने लिया था कि अगर मुझे ऑपोजिट पॉइंट पर पहुंचना है, उसकी कंडीशन क्या बनी थी कि अगर ये वेलोसिटी इस वेलोसिटी को पूरी तरह कैंसिल आउट कर दे तो इन दोनों का इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर चुका है, बची सिर्फ ये वेलोसिटी, तो ये पॉइंट बी पर पहुंच जाएगा। तो कंडीशन क्या बनी थी कि अगर ऑपोजिट पॉइंट पर पहुंचना था, टू रीच टू ऑपोजिट पॉइंट, है ना, वी आर जो है शुड बी इक्वल्स टू वी बी आर साइन थीटा, और इससे साइन थीटा की वैल्यू आ गई थी वी आर अपॉन वी बी आर, और हमने थीटा की वैल्यू यहां से निकाल ली थी जो आया था साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी बी आर, है ना। यहां पर एक चीज ध्यान में रखनी है आपको, क्या अब आपका आज का लेक्चर शुरू होता है, यहां तक हमने पढ़ लिया था, मैंने रिवाइज कराया, ये थीटा हम निकाल चुके थे। अब आप एक चीज ध्यान से देखो, साइन थीटा की वैल्यू ये है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो इसमें आप दो चीजें लिखो, केस 2 जो था कल वाला उसमें दो चीजें लिखेंगे। ए जो पॉइंट है वो क्या है कि इफ वी आर इज इक्वल टू वी बी आर, एग्जैक्टली इक्वल हो जाए, ये वी आर और ये वी बी आर एग्जैक्टली इक्वल हो जाए, तो इस केस में साइन थीटा कितना हुआ बच्चों, साइन थीटा हो गया 1, वी आर अपॉन वी बी आर कैंसिल हो गए, बचा 1, तो थीटा आया बच्चों 90 डिग्री। अच्छा अब आप एक बात सोचो, क्या कि अगर ये यहां से 90 डिग्री मतलब इधर तैरना शुरू करे, इधर रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर तैरना शुरू करे विद वेलोसिटी ऑफ वी बी आर, तो क्या कभी ये पॉइंट बी पे पहुंचेगा? भाई नदी इधर बह रही है, मेरे को उधर जाना है और मैं इधर तैरना शुरू करूं तो क्या मैं उधर पहुंचूंगा? नहीं पहुंचूंगा, मैं तो उधर ही चलता जाऊंगा। तो मैं उस पॉइंट पर, अच्छा मैं इधर तैरना शुरू करूंगा, रिवर की फ्लो इधर है वी आर, मेरा फ्लो इधर है वी बी आर, दोनों इक्वल है, तो मैं हाथ पैर मारता ही रहूंगा, मैं ना तो आगे जाऊंगा ना पीछे जाऊंगा ना उधर जाऊंगा, किधर ही नहीं जाऊंगा, मैं जाऊं वहीं पे स्टिल रह जाऊंगा। चमका कि नहीं? ठीक है। तो थीटा अगर 90 डिग्री है तो बोट जो है वो कभी भी पॉइंट बी पर नहीं पहुंच पाएगी। तो आप इसमें लिख सकते हो कि इन दिस केस द बोट कैन नेवर रीच टू पॉइंट बी या ऑपोजिट पॉइंट। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट जो है पॉइंट नंबर बी, उसकी मैं बात करता हूं, इसको नोट करो, इसको मिटाऊंगा मैं भी। ठीक है, क्या कि एक तो थीटा 90 है तो कभी नहीं पहुंच पाएगा ऑपोजिट पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट बी देखिए कि इफ वी आर जो है वो बड़ा हो जाए वी बी आर से, तो क्या होगा? वी आर मतलब रिवर का फ्लो जो है वो बोट की रिवर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी से ज्यादा हो, तो साइन थीटा जो है, यहां से देखो ये क्वांटिटी से बड़ी है, ये 3 है ये 2 है, तो ये टोटल क्वांटिटी 1 से तो बड़ी ही आएगी। 1 से बड़ी आएगी तो साइन थीटा विल बी ग्रेटर देन 1, और साइन थीटा अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। तो हम लिख सकते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल, है कि नहीं? तो ये पॉसिबल ही नहीं, ये केस, ये सिचुएशन ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब अगर वी आर वी बी आर से बड़ा हो, अरे ऐसा नहीं है कि वी आर वी बी आर से बड़ा होना पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल है, ये तो नेचर है, ये तो फ्लो तो कुछ भी हो सकता है। ये वी आर नदी की वेलोसिटी, रिवर की वेलोसिटी, रिवर का फ्लो तो कुछ भी हो सकता है, कितनी भी तेज बह सकते हो, तो मर्जी है ना उसकी। तो अगर वी आर वी बी आर से बड़ा है तो साइन थीटा 1 से बड़ा आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में भी स्विमर या बोट या पार्टिकल कभी भी पॉइंट बी पर नहीं पहुंच पाएगा। तो आप इसमें भी लिख लेंगे कि इन दिस केस द बोट कैन
नेवर रीच टू ऑपोजिट पॉइंट। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, कैसे कि भाई मैं ऑपोजिट पॉइंट पे क्यों नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि रिवर का फ्लो जो है वो बहुत ज्यादा है। मैं बहुत ही इधर तैरने, इस कुछ एंगल बनाकर मैं तैरने की कोशिश तो कर रहा था, मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की, लेकिन रिवर का फ्लो इतना था कि मैं ऑपोजिट पॉइंट पे कभी पहुंच ही नहीं पाया। मैं इधर कहीं पे लैंड करूंगा, मतलब इस केस में ड्रिफ्ट कभी भी जीरो नहीं होगी। इस केस में ड्रिफ्ट कभी भी जीरो नहीं होगी। तो आपको दोनों केस याद रखने हैं प्यारे बच्चों, कि अगर वी आर वी बी आर के बराबर है तब भी मैं ऑपोजिट पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएगा, और वी आर अगर वी बी आर से बड़ा है तब भी मैं कभी भी ऑपोजिट पॉइंट पे नहीं पहुंच पाऊंगा। तो आप नोट डाल के लिख लीजिए कि इफ वी आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वी बी आर, बोट कैन नेवर रीच टू दी ऑपोजिट पॉइंट। बोट can never reach to opposite point। इतना नोट करो, शाबाश एक बार। ठीक है, क्लियर है? नोट करो, इतना बहुत ही शानदार चीज बता रहा हूं मैं आज आपको, है ना। अब हम केस 3 करते हैं। ये तो केस 2 की बात थी, ये दो ए और बी जो दोनों पॉइंट थे, ये केस 2 में आपको नोट करने हैं जो हमने पढ़े थे। अब हम केस 3 की बात करते हैं। ठीक है, तो मिनिमम टाइम हमने निकालना सीखा, टोटल टाइम हमने निकालना सीखा, और मैं किस एंगल पे तैरूं कि मैं ऑपोजिट पॉइंट पर पहुंच सकूं, उस एंगल को निकालना सीखा, और हमने ये कंडीशन चेक की कि मैं ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच भी पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही तुमको ये देखना है कि वी आर कहीं वी बी आर से बड़ा तो नहीं है। अगर वो बड़ा है और क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द एंगल जिस पर मैं तैरूं कि मैं पॉइंट बी पर पहुंच सकूं, तो आपका आंसर होगा कि कोई भी ऐसा एंगल पॉसिबल नहीं है कि जिस पे आप तैरना शुरू करो और पॉइंट बी पे पहुंच जाओ, अगर वी आर वी बी आर से बड़ा या बराबर है तो। नेक्स्ट देखिए केस 3। केस 3 में हम फाइंड करेंगे टू फाइंड मिनिमम या शॉर्टेस्ट पाथ। ध्यान से देखना, बहुत ही ट्रिकी पॉइंट है ये। टू फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ। अब आप तो कहोगे कि भाई शॉर्टेस्ट पाथ तो ए से मुझे तो रिवर क्रॉस करने से मतलब है कि शॉर्टेस्ट पाथ तो ए से बी तक का ही होगा। बिल्कुल होगा, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, उसमें कोई गलत नहीं सोच रहे हो, लेकिन रिवर का फ्लो भी तो एक चीज है। अभी अभी हमने क्या सीखा कि मैं ऑपोजिट पॉइंट पे सिर्फ तभी पहुंच पाऊंगा कि जब मेरी स्पीड रिवर की स्पीड से ज्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अगर मेरी स्पीड वी आर से ज्यादा होगी तभी मैं ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच पाऊंगा। अगर रिवर का फ्लो ज्यादा हुआ तो मैं कभी ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच ही नहीं पाऊंगा। तो इसमें फर्दर आप 2 केस बना सकते हो, क्या कि इफ वी आर इज लेस देन वी बी आर, अगर वी बी आर से छोटा है प्यारे बच्चों, तो ड्रिफ्ट कितनी होगी? ड्रिफ्ट कितनी होगी? अगर वी बी आर, अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि वी बी आर से वी बी आर से छोटा है, तो क्या मैं ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच पाऊंगा? बिल्कुल। तो इस केस में ड्रिफ्ट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर ड्रिफ्ट मतलब x अगर 0 हो गया तो मैं ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। तो मेरा जो शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? d ही हो जाएगी। और जो एंगल होगा, है ना, इसी में लिख लेंगे आप, एट एन एंगल थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी बी आर। देखो वी आर छोटा है वी बी आर से, तो मैं ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच सकता हूं। ये तो इतना केस तो सेकंड केस के ही इक्वल है, बस इसमें शॉर्टेस्ट पाथ निकाल के बता दिया जो कि रिवर की विड्थ के इक्वल होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट देखिए बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ
वी बी आर इज लेस देन वी आर, अगर वी बी आर छोटा हो गया, वी आर बड़ा हो गया, तो हमने अभी अभी क्या सीखा कि मैं कभी ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच ही नहीं पाऊंगा। अगर मैं ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच ही नहीं पाऊंगा तो क्या मेरी ड्रिफ्ट जीरो हो सकती है? नहीं हो सकती। तो देयरफॉर ड्रिफ्ट कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। अगर ड्रिफ्ट जीरो नहीं है, ड्रिफ्ट मतलब एक्स की बात कर रहा हूं, अगर एक्स जीरो नहीं है तो अपनी सिचुएशन कुछ इस टाइप की है अब कि ये मैं ए से तैरना शुरू करता हूं विद अ वेलोसिटी ऑफ वी बी आर, इस डायरेक्शन में मेरी वेलोसिटी जो रिवर की वेलोसिटी है वो है वी आर, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया और कंडीशन अपने को गिवन थी कि ये वी आर बहुत ज़्यादा है वी बी आर से, तो मैं बी पे कभी पहुंच नहीं पाया, मैं पहुंचा सी पे, मैंने सी पर जाकर लैंड किया और ये जो विड्थ है ये डी है और ये ड्रिफ्ट हो गई अपनी एक्स, ये ड्रिफ्ट होती है, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ हुआ, इस केस में ये शॉर्टेस्ट पाथ हुआ। तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है इसको मैं एस मिनिमम लिख लेता हूं, शॉर्टेस्ट पाथ एस मिनिमम, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं और इसकी कंडीशन फाइंड आउट करना चाहता हूं मैं कि किस एंगल पे मैं तैरना शुरू करूं कि मैं मिनिमम पाथ की लेंथ फाइंड आउट कर सकूं, शॉर्टेस्ट पाथ वो बता सकूं कि इस एंगल पे तैरो कि आप शॉर्टेस्ट पाथ से रिवर को क्रॉस कर पाएंगे, तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा कितना हो जाएगा उसके हम बात करना चाह रहे हैं। तो आप ये देखिए, अगर शॉर्टेस्ट पाथ की बात की जाए तो एस मिनिमम की जो वैल्यू है वो क्या होगी, अंडररूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगी। डी तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, डी तो विड्थ है नदी की, लेकिन x जो है ये वेरिएबल है। अगर इस x को मैं मिनिमाइज कर पाऊं तो क्या मैं s को मिनिमाइज कर पाऊंगा? बिल्कुल, क्योंकि s डिपेंड ही x पे कर रहा है और x किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्लो पे डिपेंड कर रहा है, रिवर के VBR और VR पे डिपेंड कर रहा है, या मैं कहूं इस एंगल थीटा पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाँ, तो इसको तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 बनाया है ना। अब आप देखिए, टू मिनिमाइज एस, या इसको आप एक बार एस लिख लो, टू मिनिमाइज एस, ये एस है, ठीक है। टू मिनिमाइज एस, एक्स शुड बी मिनिमम, एक्स मतलब ड्रिफ्ट शुड बी मिनिमम, है ना। तो ड्रिफ्ट शुड बी मिनिमम, और ड्रिफ्ट को मिनिमम, अब देखो इस केस में ड्रिफ्ट जीरो नहीं हो सकती तो मिनिमाइज तो कर सकते हैं, जैसा कि हमने उस क्वेश्चन में किया था पिछले लास्ट लेक्चर में कि उसमें साइन थीटा की वैल्यू 2 आ रही थी, इसीलिए उस क्वेश्चन को मैंने आगे, बहुत बच्चों ने मेरे से डाउट पूछा भी है कि सर आपने थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 2 क्यों नहीं लिख दी, साइन इनवर्स 2 पॉसिबल नहीं है। उस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, उस क्वेश्चन में ड्रिफ्ट की वैल्यू जीरो हो ही नहीं सकती थी, उस क्वेश्चन में ड्रिफ्ट की वैल्यू जीरो हो ही नहीं सकती थी, इसीलिए उस ड्रिफ्ट को मिनिमाइज किया गया था। तो मैं इसमें भी इस ड्रिफ्ट को मिनिमाइज कर सकता हूं कि नहीं, है ना। तो इस ड्रिफ्ट को हम मिनिमाइज करते हैं। देखो पहले ड्रिफ्ट मिनिमाइज करने से पहले ड्रिफ्ट निकाल ली जाए, है ना। तो ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल्स टू ड्रिफ्ट, x इक्वल्स टू इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, ये देखो यहां से देखो मैं यहां पे लैंड कर रहा हूं इस पॉइंट C पर, है ना, ये है अपना S, ये है x, इस x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू हम पहले भी निकाल चुके हैं कि नहीं। x की वैल्यू क्या आएगी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जो कि क्या है VR माइनस VBR साइन थीटा इनटू टाइम, रिवर को क्रॉस करने का टाइम जो कि था D अपॉन VBR कोस थीटा। भाई इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट और इसी डायरेक्शन की वेलोसिटी, ये ड्रिफ्ट की वैल्यू आती थी। बिल्कुल, इसको मैंने थोड़ा सा सोल्व किया, कैसे सोल्व किया कि VR अपॉन VBR कोस थीटा इंटू डी, कोस थीटा 1 अपॉन कोस थीटा को लिख दिया गया सेक थीटा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो VBR कैंसिल हो जाएगा, बचेगा D इंटू
tan थीटा, ये x की वैल्यू आ गई। इस टर्म की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि कंडीशन ये है, आप इसको जीरो रख के देखो, थीटा की वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा आएगी, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको मिनिमाइज, अरे जीरो तो करना पॉसिबल नहीं है बट मिनिमाइज तो कर सकते हैं। मिनिमाइज कैसे करेंगे कि टू मिनिमाइज x, क्या किया, dx अपॉन डी थीटा जीरो कर दिया। तो dx अपॉन डी थीटा अगर निकालेंगे तो ये इसका डिफरेंशिएशन जीरो करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वी आर इंटू डी अपॉन वी बी आर, तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, सेक थीटा का बचा सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस डी इंटू टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू जीरो कर दिया, है ना। ठीक है, ये मिटा रहा हूं मैं, है ना। तो आप देखो सेक थीटा डी, इसमें डी तो जीरो में चला गया, यहां बचा वी आर अपॉन वी बी आर इंटू सेक थीटा एक जीरो में चला जाएगा, बचेगा यहां टेन थीटा, सीधा लिख रहा हूं मैं, माइनस डी जीरो में चला गया था, सेक थीटा एक जीरो में चला गया था, बचा था सेक थीटा ओनली इक्वल्स टू जीरो। तो यहां इसको मैंने साइन अपॉन कोस, इसको 1 अपॉन कोस लिखा, तो ये वी आर अपॉन वी बी आर इंटू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा विल बी इक्वल टू जीरो, और कोस थीटा भी जीरो में चला गया, तो बचा वी आर अपॉन वी बी आर इंटू साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1, और यहां से मैंने देखिए प्यारे बच्चों साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली, जो कि आई वी बी आर अपॉन वी आर, उल्टा, इससे पिछले केस का जस्ट उल्टा हो गया, है ना। तो आप इसमें लिख सकते हो कि थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स वी बी आर अपॉन वी आर। थीटा की ये वैल्यू अगर आप लेके तैरना शुरू करोगे तो आप शॉर्टेस्ट पाथ कवर कर सकते हो, और वो शॉर्टेस्ट पाथ की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप ये थीटा साइन थीटा की वैल्यू इसमें रखो, साइन थीटा की वैल्यू इसमें रखोगे तो x की मिनिमम वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, और उस x की मिनिमम वैल्यू को हम यहां x की वैल्यू में रखेंगे और s की भी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। ठीक है, क्लियर है। अब फॉर्मूला आपको सिर्फ ये याद रखना चाहिए, आप चाहो तो साइन थीटा की वैल्यू वी बी आर अपॉन वी आर, और इससे कोस थीटा की वैल्यू 1 माइनस अंडर रूट, या अंडर रूट 1 माइनस वी बी आर स्क्वायर अपॉन वी आर स्क्वायर, आप कोस थीटा की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज यहां रखोगे, x की वैल्यू निकालोगे, उस x की वैल्यू यहां रखोगे और s की वैल्यू निकालोगे, तो आपका मिनिमम या शॉर्टेस्ट पाथ की वैल्यू भी आ जाएगी। लेकिन इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, जब क्वेश्चन आएगा तब हम आराम से सोल्व कर पाएंगे। क्यों, कैसे, कि हमें थीटा पता होगा। क्या पता होगा हमें, थीटा पता होगा। क्या पता होगा, थीटा। थीटा मतलब किस एंगल पर मैं तैरना शुरू करूं कि मैं शॉर्टेस्ट पाथ कवर कर सकता हूं, तो मैं वो एंगल निकाल लूंगा सबसे पहले। तो वो एंगल अगर आ जाएगा तो मैं ड्रिफ्ट निकाल लूंगा यूजिंग दिस फॉर्मूला। थीटा पता होगा, ये सारी वैल्यूज पता होंगी, एक्स आ जाएगा, एक्स आएगा, डी की वैल्यू पता होगी, एस मिनिमम आ जाएगा, है कि नहीं। तो शॉर्टेस्ट पाथ की कंडीशन आपको याद रखनी है क्या, कि साइन थीटा की वैल्यू वी बी आर अपॉन वी आर होगी। ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचने की कंडीशन याद रखनी है, साइन थीटा की वैल्यू वी आर अपॉन वी बी आर होगी। आप ऐसे याद रखो कि अगर वी आर वी बी आर से बड़ा है, वी आर वी बी आर से बड़ा है, तो ये सिचुएशन है। इस सिचुएशन में देखो, जो बड़ा है उस टर्म को नीचे लिख दो हमेशा। जो बड़ी टर्म है वी आर और वी बी आर में, जो बड़ा है वो नीचे लिख दो। अगर नीचे वी आर आ रहा है तो मैं कभी ऑपोजिट पॉइंट पे नहीं पहुंच पाऊंगा, उस केस में शॉर्टेस्ट पाथ होगा अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू यहां से निकाल ली जाएगी। और अगर वी आर छोटा है, वी बी आर बड़ा है, तो साइन थीटा की वैल्यू तो एक से छोटी होती है, तो वी आर अपॉन वी बी आर लिखो, उस केस में ड्रिफ्ट जीरो हो सकती है। इतना आपको याद रखना है, और चाहो तो ये अपने शब्दों में इसको, अपने वर्ड्स में इसको लिख लो नोट्स में। ठीक है, क्लियर है।
चलिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। इसमें नॉर्मली बच्चे गलती करते हैं, हमें नहीं करनी है क्योंकि आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, नोट करो, शाबाश। अब इस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे बढ़िया सा। ठीक है, तो अगर वी आर ज्यादा है, फ्लो ज्यादा, इतना ऐसे तो याद रख ही सकते हो आप कि फ्लो ज्यादा है तो मैं ऑपोजिट पॉइंट पे नहीं पहुंच पाऊंगा। उस केस में मिनिमम ड्रिफ्ट निकाल ली जाए। मिनिमम ड्रिफ्ट निकालनी है तो साइन थीटा की वैल्यू वी आर नहीं, वी बी आर अपॉन वी आर आपको यूज करनी होगी। और अगर रिवर का फ्लो कम है, मेरी स्पीड ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो मैं ऑपोजिट पॉइंट पे इजीली पहुंच पाऊंगा। उस केस में साइन थीटा होगा वी आर अपॉन वी बी आर। उस केस में ड्रिफ्ट जीरो होगी। बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन है बहुत ही शानदार। मैं इसमें आपको छोटी छोटी चीजें बताता हूं। इस क्वेश्चन में क्या है, देखो, ए मैन कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर आपको स्पीड गिवन है। मतलब ये जो स्टिल वाटर में वेलोसिटी गिवन होती है, ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर या स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर गिवन होती है। He wants to cross 500 वाइड रिवर फ्लोइंग एट रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। मतलब रिवर की वेलोसिटी भी गिवन है, वी आर गिवन है। He always keeps himself at an angle of 120 डिग्री फ्रॉम रिवर फ्लो। रिवर फ्लो के साथ 120 डिग्री का एंगल है, मतलब नॉर्मल के साथ 30 डिग्री के एंगल पे वो तैरता है। मतलब थीटा भी गिवन है 30 डिग्री। टाइम टेकन बाई रिवर, टाइम टेकन बाई मैन टू क्रॉस द रिवर हमें बताना है। दूसरा, एट व्हाट पॉइंट ऑन ऑपोजिट बैंक ही अराइव्स, मतलब ड्रिफ्ट हमें बतानी है। तो इसको पहले तो आप वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करो और इस क्वेश्चन को एनालाइज करो, अच्छे से एनालिसिस करो इस क्वेश्चन का कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ये अगर हम समझ जाएंगे, फॉर्मूले याद करके वैल्यू पुट करना बच्चे भी कर लेंगे। आप बड़े हो रहे हो, है ना, तो आपको समझनी है चीजें कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। वही चीजें हमें काम आती है जेई में। तो सबसे पहले तो हम रिवर बनाएंगे। ये पॉइंट ए, ये नॉर्मल हमने ड्रॉ किया और ये ऑपोजिट पॉइंट है बी, ठीक है। ये आपका वी आर इस डायरेक्शन में जो कि 2 गिवन है, ये वी बी आर जो कि 3 गिवन है। ये एंगल 30 डिग्री गिवन, क्योंकि टोटल कितना है 120 है। टोटल कितना है 120, तो ये 30 बचेगा। इसके मैंने कंपोनेंट कर लिए, किसके, वी बी आर के। ये कंपोनेंट आएगा हमारा 3 कोस 30 डिग्री और ये वाला जो कंपोनेंट है ये आएगा 3 साइन 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब टाइम बताना है तो टाइम तो बहुत ही इजीली हम बता सकते हैं कि टाइम जो होता है वो विड्थ ऑफ द जो रिवर है, रिवर की विड्थ गिवन है क्या, वो रही 500 मीटर है। अच्छा ध्यान रखिएगा, यूनिट्स सेम होनी चाहिए। या तो आप इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलो, या फिर 500 मीटर को ही किलोमीटर में बदल लो। मैं 500 मीटर को ही किलोमीटर में बदल लेता हूं, तो 0.5 किलोमीटर अपने को ये गिवन है। इतना डेटा गिवन है, ये मैंने बना लिया। क्लियर है कि नहीं है? हाँ, तो टाइम हमें बताना है, तो विड्थ कितनी है 0.5, विड्थ के अलोंग वेलोसिटी कितनी है 3 कोस 30। अरे ये तो बहुत इजी है करने, तो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5 अपॉन 3 कोस 30। कोस 30 कितना, कोस 30 कितना √3 अपॉन 2, तो ये 1/2 होगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/3 √3r। इतने घंटे लगेंगे इसको, हो गया। बी पार्ट देखो, पार्ट बी में हमें पूछा कि किस पॉइंट पर ये लैंड करता है, इसको समझते हैं ध्यान से। अब आप देखो इसमें एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी कितनी है, पॉजिटिव एक्स में 2 है और नेगेटिव एक्स में ये कितनी आएगी, ये 1.5 आएगी। पॉजिटिव एक्स में 2 है, नेगेटिव एक्स में 1.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो कौन ज्यादा इफेक्टिव है? 2 इफेक्टिव है, ज्यादा बड़ा कौन है 2 है, तो ये इफेक्टिव है। ये इफेक्टिव है तो ये पॉइंट बी के उधर जाएगा कि इधर जाके लैंड करेगा? लॉजिकल चीज है ना भाई, ये इससे ज्यादा है तो ये रिवर का फ्लो इसको इधर बहा के ले जाएगा, पॉइंट बी पे तो जाने ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों अगर इक्वल होते तो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते, सिर्फ ये वेलोसिटी बचती और ये पॉइंट बी पर लैंड कर जाता। लेकिन ये ज्यादा है, ये कम है, तो ये कहां लैंड करेगा? अब
ये बी से आगे की तरफ लैंड करेगा। अगर ये ज्यादा होता, ये कम होता, तो ये उधर ही लैंड कर जाता। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि वेलोसिटी के मेरे पास इस टाइप से 3 कंपोनेंट हैं। ये वाला है 3 cos 30 जो कि कितना हो जाएगा 3√3/2, ठीक है। तो यहाँ यहीं लिख देता हूं इसको मैं। ये जो कंपोनेंट है ये है 3√3/2, ये तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट है, ये 2 है और ये 1.5 है। इस डायग्राम को हम ऐसे भी बना सकते हैं कि इसका और इसका मैंने रिजल्टेंट लिख दिया जो कि 0.5 है और ये 3√3/2 है। ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट, ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा बीचों बीच कहीं ना कहीं आएगा, बिल्कुल इधर कहीं आएगा कंपोनेंट। तो ये आपकी नेट वेलोसिटी जो कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी। मतलब क्या है इसका, समझो इसको कि यहां ग्राउंड पर एक आदमी खड़ा है जो इसको देख रहा है, तो ये जो तैर रहा है इसको तो ये लगता है कि मैं रिवर फ्लो से 120 या नॉर्मल से 30 डिग्री के एंगल पे तैर रहा हूं, लेकिन इस आदमी को ये इधर जाता हुआ नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि इसकी नेट वेलोसिटी उस डायरेक्शन में है, तो ये ऐसे इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखता है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस डायरेक्शन में आएगी, इसीलिए ये पॉइंट सी पर लैंड कर जाएगा और ये ड्रिफ्ट हम निकाल लेंगे। ड्रिफ्ट होती क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, है ना। तो ड्रिफ्ट मतलब x, ड्रिफ्ट मतलब x, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन। अब x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बताना है तो x डायरेक्शन की ही वेलोसिटी पता होनी चाहिए, जो कि पता है और 0.5 है। तो ये 0.5 इंटू टाइम कितना लग रहा है 1/3√3, वेलोसिटी इंटू टाइम से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 1/6√3, 6 हो जाएगा ना, 1/2 इंटू 3, हाँ 6√3 किलोमीटर। तो ये यहां पर जाकर लैंड करेगा, कहां? C पर। इस C की इस B से जो डिस्टेंस है ये है 1/6√3 किलोमीटर। आगे जाकर ये लैंड कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चमका कि नहीं? ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये इधर ही क्यों गया, इधर क्यों नहीं गया, बात समझ में आ गई होगी। दूसरा, अगर आपसे इसमें C पार्ट ऐसे पूछ लिया जाता कि VBG मतलब मैन की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है उसका रिवर फ्लो के साथ एंगल बताओ, मतलब रिवर फ्लो के साथ एंगल, ये अल्फा बताओ। तो अल्फा मतलब ये अल्फा आप बता सकते थे कि नहीं? tan अल्फा ऐसे लगा देते, tan अल्फा विल बी इक्वल टू ये अपॉन ये मतलब 3√3/2 अपॉन ये 0.5 मतलब 1/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3√3 tan अल्फा की वैल्यू आ जाती। कुछ भी पूछा जा सकता है। VBR का, VBG का मैग्नीट्यूड बताओ, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट कर लो, क्या आ जाएगा? VBG का कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा, मतलब स्पीड भी पता लग जाएगी, एंगल भी पता लग जाएगा, कहाँ लैंड करेगा वो पता लग जाएगा। अगर आपको बोल दिया जाता है कि जहां से तैरना शुरू करता है उसको ओरिजिन लेकर मुझे जहां लैंड करता है उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो मैं बता देता कि x कोऑर्डिनेट तो 1/6√3 और y कोऑर्डिनेट जो रिवर की विड्थ है वो है 1/2 किलोमीटर। कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ बड़ी बात नहीं है। आपको तो ये चेक करते रहना है साथ साथ कि कहीं VR और VBR में बड़ा कौन है। अगर ऑपोजिट पॉइंट पे जाना है तो मैं जा भी पाऊंगा कि इस केस में मैं ऑपोजिट पॉइंट पे जा पाता क्या? देखो VR छोटा है, VBR बड़ा है, मतलब रिवर का फ्लो कम है मेरी स्पीड से, तो मैं ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच पाता। तो मैं किस एंगल पे तैरता, तो वो एंगल बताते, sin इनवर्स 2/3 आ जाता। कुछ भी पूछा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा जो हम कल पढ़ेंगे, एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम। इस पे मैं एक और क्वेश्चन आपको कराऊंगा, चिंता मत करो। एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम्स को करने से पहले हमें ये जो टॉपिक है रिवर बोट प्रॉब्लम, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर ये आपने ढंग से समझ लिया तो एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम्स जो हैं उसमें एरोप्लेन जो है उसकी जगह हमारे पास इसमें बोट थी,
इसमें रिवर फ्लो है, उसमें विंड फ्लो हो रही होगी, तो सेम टू सेम चलेगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ इजी सा टॉपिक है। अगर आपने ये ढंग से समझ लिया तो एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम्स में कुछ भी नहीं है, सेम है। ठीक है, तो इस टॉपिक को ध्यान से दोबारा से इसको नोट्स को रिवाइज करेंगे, समझ में नहीं आ रहा लेक्चर दोबारा देखेंगे, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है मेरे को कॉल करेंगे, समझेंगे, मैसेज करेंगे, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, चलिए, तो इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं और कुछ अपना वही प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चन रखते हैं और आपको होमवर्क कंप्लीट करना है, ईमानदारी से कंप्लीट करना है। ठीक है, आप अपनी ईमानदारी से क्वेश्चंस को सोल्व करोगे तभी आप मेन एग्जाम में कर पाओगे, क्योंकि आपको फिर आदत पड़ जाएगी कि मैं चेक कर लेता हूं सॉल्यूशन। चेक नहीं करने हैं, आपको खुद से करना है। गलत हो रहा है, गलत करो, गलत दिखाओ, मैं आपको बताऊंगा कहाँ मिस्टेक है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।